So students, we going to revise chapter number 1 of audit, जिसे हम नाम देते हैं नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। एग्जाम में 4 से 6 नंबर का पक्का रहेगा। यहाँ हम इस चैप्टर को 15 कंसेप्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर, या बेसिकली हमने उस पर प्रिंटेड में क्वेश्चन किया था। किसके ऊपर? एनीवन? इंटेंडेड यूजर्स के ऊपर। कुछ याद है कि उनको क्या बेनिफिट रहेंगे? तो हमने यही कहा था कि भाई साहब, चाहे इन्वेस्टर है, चाहे शेयर होल्डर है, चाहे ट्रेड यूनियन है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है क्लेम सेटल करने, चाहे क्या है गवर्नमेंट है, राइट, कि उनको टैक्सेशन वगैरह लेना है, तो वो बिलीव करते हैं किसके ऊपर? ऑडिटेड एफएस के ऊपर। इसे हम कहते हैं कि जो ऑडिट आप करवाते हो, ऑडिटेड एफएस किसके लिए रेलिवेंट है? इंटेंडेड यूजर। मेन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था जिसपे आज तक प्रश्न भी नहीं है। कंसेप्ट तो ऑडिटिंग का ओरिजिन कहां से हुआ? हमने कहा जनाब इसका थोड़ा सा हम देखते हैं, इतिहास में जाते हैं तो 4th सेंचुरी में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, उसमें भी जिक्र आया। फिर मेडिवल टाइम में आया था 5 से 15वीं सेंचुरी, वो मार्केट वाला। तो फिर क्या होता है, यूरोप में रोमन एम्पायर क्या होता है? कोलैप्स होता है। और जो रोमन एम्पायर में भाषा चलती थी लैटिन, वहां से एक शब्द लिया गया था ऑडायर। ऑडायर का मतलब क्या था? ऑडिटर एम्प्लॉयज को सुनते थे जो खाते बनाए गए हैं। इसके बाद आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अंग्रेज आते हैं भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1860 में। तो वहां पे वो अपॉइंट करते हैं भारत का पहला फर्स्ट ईजी, स्टैंड्स फॉर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर देश आजाद होता है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक अलग से इसको रिकॉग्निशन देते हैं और इसे हम कहते हैं CAG, स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हेड है IAAD का, स्टैंड्स फॉर इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। वो गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशनों, कंपनियों, कुछ भी विभागों, उनके ऑडिट के लिए जिम्मेवारी रखता है। कंसेप्ट नंबर 3 हमने पढ़ा था ऑडिटिंग का मीनिंग एंड नेचर, जहां मैंने कोड की दी थी। किसी को मालूम हो तो आप बोल सकते हो। IAEO, ठीक है। आई से हमने कहा था ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज का है? आई से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। ई से एनी एंटिटी प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, साइज या लीगल फॉर्म। ओ से अल्टीमेटली एग्जामिनेशन आपने क्यों किया है? टू गिव योर ओपिनियन देयर ऑन। यहीं पे थोड़ी सी हमने एक एक पॉइंट की डिटेल की थी कि इंडिपेंडेंट के लिए मतलब ऑडिटर अनबाइस्ड होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जजमेंट नहीं बेस्ड होनी चाहिए टू द विशेस ऑफ अदर, जहां मैंने भाई और भाभी वाला आपको एग्जांपल दिया था। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने कहा था ऑब्वियसली ऑडिट, क्योंकि अकाउंट्स बनता ही किसका है? जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस है किसमें? फाइनेंशियल टर्म्स में। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो होगी HFI, स्टैंड्स फॉर हिस्टोरिकल, जो हम एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से जनरेट करेंगे। बिकॉज पता क्या होना चाहिए, FS क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। क्या है? एक स्ट्रक्चर हो गया ना, उसका प्रेजेंटेशन का क्या आ गया? एक फॉर्मेट आ गया। लेकिन वो बना किससे? अकाउंटिंग साइकिल में बैकग्राउंड में जाओ, आपका जर्नल, लेजर एंड ट्रायल से, राइट। देन हमने कहा कि जब हम अपनी ओपिनियन देंगे या जो भी ऑडिट करेंगे, तो FS तो बना के दी है किसने? मैनेजमेंट ने। यहां पे मैंने डायलॉग आपको दिया था PPFS, स्टैंड्स फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ऑडिटर थोड़े करेगा ये काम। तो ऑडिटर ने तो उसके ऊपर अपनी ओपिनियन, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करना है। तो बेसिकली ऑडिटर को देखना है क्या वो FS बनी है एज पर AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसे देखना है उसका ACPD, ए से अमाउंट ठीक है या नहीं, क्लासिफिकेशन ठीक है या नहीं, प्रेजेंटेशन ठीक है या नहीं, डिस्क्लोजर ठीक है या नहीं है। देन हमने कहा ये जब वो अपनी रिपोर्ट बना के देता है, वो इन्हांस करता है किसका कॉन्फिडेंस? एंड यूजर्स का। क्योंकि इस तरह की एश्योरेंस से क्या मिलती है? FS को क्रेडिबिलिटी बनती है। और इन डूइंग सो उसे कुछ चीजें क्या करनी है? एज ए ऑडिटर देखना है कि कोई क्या ना हो, मिसलीड ना हो, बाय इंश्योरिंग। यहां पे मैंने कोड की दी थी फिस ट्रिपल ई याद करो तो तीनों ई किससे थे? एंट्री से रिलेटेड था। पहले क्या था? एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 2, एंट्री से रिलेटेड कोई क्या ना हो, ओमिशन ना हो। और नंबर 3, आपका एंट्रीज से रिलेटेड की जो एंट्रीज बनी है वो एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय क्या था? साई था।
कि भाई हाँ उसके सबूत आपके पास होने चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। एफ से क्या था, एफ से हाँ ठीक है, एफ से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट था कि वो एज पर कैसे होनी चाहिए, वही ACPD। आई से सही जवाब बच्चे ने दिया कि इंफॉर्मेशन क्या हो, क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस। एस से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड व्हाट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 3 पॉइंट एंट्री क्या है मैं रिपीट मार देता हूं। एक एंट्रीज कैसे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा एंट्रीज सपोर्टेड बाय क्या हो, साई हो। तीसरा एंट्रीज में कोई क्या ना हो, ओमिशन ना हो। एफ से एफएस कैसे हो, एज पर ACPD समझ गए ना, वैसे हो। और देन आई से क्या आ गया, इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस हो। और देन आ गया ऐसे कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है। देयर आफ्टर वी डिड कंसेप्ट नंबर 4 की जहां हमने कहा था ऑडिट का रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स, कि ऑडिटर को इनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे मैंने इवन क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में पढ़ाया था कि नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग ऑल ब्रांचेस इज अ सिने क्वा नॉन विच मीन्स असेंशियल कंडीशन। वो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग रूल्स की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। नंबर 2, ऑडिटिंग का संबंध ऑब्वियसली लॉ के साथ है, वो चाहे नॉर्मल आपके कमर्शियल बिजनेस लॉज हो या क्या हो, टैक्सेशन लॉज हो, टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो उसके हिसाब से, कंपनीज है तो कंपनी के हिसाब से आपको कंप्लायंस करने पड़ेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन के एग्जांपल्स वगैरह सब मैंने दिए थे। ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा इस क्वेश्चन में। तीसरा था आपके बिहेवियरल साइंस, क्योंकि आपको इन्फो निकालनी है, सबूत निकालने हैं, अलग अलग लोगों से क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो अलग अलग वो बैकग्राउंड से होते हैं, तो थोड़ा आप में वो अकल होनी चाहिए कि किससे कैसी बात करनी है। देन आ गया इसका संबंध स्टैट्स एंड मैथ्स के साथ। वो क्यों, क्योंकि हमने कहा ऑडिटर एक एक ट्रांजैक्शन नहीं चेक कर सकता, ठीक है, वो टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एक एक नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना है, सैंपलिंग करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी तो वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो सैंपलिंग के लिए आप सैंपलिंग टूल्स इस्तेमाल करते हो, दे आर नथिंग बट व्हाट, स्टैटिस्टिकल, मैथ्स। तो सैंपलिंग की, तो इसलिए नॉलेज होना किस चीज की, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की, तभी आप क्या निकाल पाओगे उससे, मीनिंगफुल कंक्लूजन। और बहुत सारी चीजें आपने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए मैथ्स वैथ्स कह लीजिए जो भी है। देयर आफ्टर ऑडिटिंग विद इकोनॉमिक्स था कि आपको फेमिलियर होना पड़ेगा फिलहाल जो जियो पॉलिटिक्स, जो भी सिचुएशन वर्ल्ड में या देश की इकोनॉमी में उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड क्या चल रही है, क्योंकि उसमें जो उतार चढ़ाव होगा उसी तरह से फ्रॉड भी किए जाएंगे। देन विद एफएम क्या था, क्योंकि इसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ एफएस, तो बार बार हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपैरिजन करो, रेशियो करो, रीजनेबिलिटी एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो जहां वो टेक्निक्स आप सीखते हो एफएम की क्लास में, कैपिटल बजटिंग हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, मार्केट्स की नॉलेज, राइट, तो वो आप लीजिए। देन ऑडिटिंग विद डाटा प्रोसेसिंग, अल्टीमेटली तो डाटा का ही काम है ना आपको, तो आपको एक्सपर्ट होना है किसमें, एक्सेल में, जो मैंने कहा था वो विंडो एक्सेल समझ गए ना, जो भी पीपीटी है वो। देन हर एंटिटी का अपना एक प्रोडक्शन एक होता है, उसकी कॉस्ट एनालिसिस, ये वो उनका मार्केटिंग का सिस्टम, तो आपको उनका सिस्टम क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ये लल्लू क्वेश्चन था, लेकिन देखो आईसीए का कुछ नहीं पता कहां से क्वेश्चन डाल दे, आप लल्लू सोच के इग्नोर मारो, इसमें से क्या आएगा, वही आ गया, ठीक है। फिर अंदर, और ये जितने मैंने 8 पॉइंट पढ़ाए डाइवर्स सब्जेक्ट, पता चला एक पर्टिकुलर पे आ गया, अब मेरे से एक लाइन नहीं लिखी जा रही, ठीक है, तो वो करना पड़ेगा भाई। देन ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स, कोड की याद हो तो आरओसी करवाई थी, ये ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव है इन अकॉर्डेंस विद सा है, सा वही लगा जो इस पूरे चैप्टर में है, सा नंबर 200 ओया एंड कासा stands for overall objectives of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing। तो आरओसी से क्या था, ऑडिटर का काम है ऑब्टेन करना क्या, रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट एफएस एज ए होल, फ्री फ्रॉम एमएमएस है, चाहे कारण क्या हो, फ्रॉड या एरर। और ये क्या है, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये गारंटी नहीं है। ओ से अल्टीमेटली आपने अपनी एक्सप्रेस करनी है ओपिनियन के वेदर एफएस जो प्रिपेयर हुई है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सी से क्या गया था, रिपोर्ट, ध्यान रखना रिपोर्ट होती है एफएस पे, लेकिन जो कम्युनिकेट करना होता है वो कैसे करना होता है, एज रिक्वायर्ड बाय सा,
क्लियर है? दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेचुरल रिपोर्ट या कम्युनिकेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो ऑडिटर की क्या है, फाइंडिंग्स है। तो इसलिए इसमें कुछ एनालिसिस में मैंने करवाया था कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है एफएस का, तो वो उपयोग करता है अपने किसका, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स का, एज पर व्हाट सा लगाता है। और सा क्या है? वो ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है। और उससे वो क्या ऑब्टेन करता है? ऑडिट एविडेंस। एविडेंस ऑब्टेन करके वो कहां आता? कंक्लूजन्स पे। और कंक्लूजन से फिर वो क्या बनाता है? अपनी अल्टीमेट ओपिनियन, या तो ये अच्छा हो तो इसी को हम क्या कहते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने स्कोप ऑफ ऑडिट पे पढ़ा। तो स्कोप का पहले मीनिंग दिया हमने कि रेंज और रीच ऑफ एनीथिंग, कि पर्पस क्या है ऑडिटर का है? रीजनेबल एश्योरेंस देना, ताकि इन्हांस किया जाए कॉन्फिडेंस किसका, इंटेंडिंग यूजर्स का, अपनी ओपिनियन से कि एफएस बनी है एज पर व्हाट, AFRF। और जो भी एफएस बनी है उसके लिए जो भी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है वो PPFS करना किसका काम था? एंटिटी का। बस मैं वो देख के दे रहा हूं, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। व्हाट इंक्लूड्स कोड की दी थी CRP कि ऑडिट में क्या आएगा? कवर करेगा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या? रेलिवेंट टू एफएस, कि एफएस बनी है, कैसे बनी है? एज पर HFI। यहीं पे हमने HFI का मीनिंग ले लिया था कि HFI क्या है? एक इन्फो है, किसमें एक्सप्रेस है? फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। और वो आपने कहां से इंफॉर्मेशन निकाली? एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से। और ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी? अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स, घटनाएं कह लो, कंडीशंस कह लो, सर्कमस्टांसेस कह लो, जो कहां हुई है? इन पास्ट टाइम पीरियड में हुई है। तो इसलिए ध्यान रखें एफएस कैसे बनती है? HFI। सो ऑडिट किसका होता है? HFI का होता है। देन आया आर से हमारा पॉइंट कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आपने देखना है क्या वो रिलायबल है या सफिशिएंट है या नहीं। तो ऑडिटर को अपने आप को इससे रिलेटेड रीजनेबली क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। वो सेटिस्फाई कहां से करेगा? इस इंफॉर्मेशन ये रिलायबल या सफिशिएंट है नहीं, वो देखेगा एफएस के पीछे के, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नंबर 2, वो कुछ और अदर सोर्स डाटा देख सकता है। अदर सोर्स डाटा कैसे? जैसे वही थर्ड पार्टी क्या कंफर्मेशन, ठीक है, जीएसटी पोर्टल ये वो कह लो। तो इससे रिलेटेड रिलायबल या सफिशिएंट है या नहीं, उसे सेटिस्फाई करना है तो उसे अपनी क्या लेनी है? एक जजमेंट। और जजमेंट हमने कहा था वो आधारित है उसके किसके ऊपर? TKE, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। क्योंकि वह यहां उसे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि भैया जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है ऐसी सिचुएशन में जो ठीक लग रहा है वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, दिस एंड दैट। तो बेसिकली ऑडिटर रिलायबिलिटी या सफिशिएंसी के लिए बहुत सारे यहां पे क्या करेगा? प्रोसीजर्स लगाएगा। जैसे पहले वो स्टडी करेगा, असेस करेगा एंटिटी का क्या? अकाउंटिंग सिस्टम। नंबर 2 उसका क्या? इंटरनल कंट्रोल। एंड वो कुछ टेस्ट करेगा, मतलब जैसे हम कहते हैं TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वो इंक्वायरी करेगा, प्रोसीजर लगाएगा। तो CRP था, तो P से था प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कैसे होना चाहिए? एज पर AFRF, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। क्योंकि ध्यान दीजिए मैनेजमेंट बनाती है PPFS और उसके लिए मैनेजमेंट खुद क्या लेती है? MJ, स्टैंड्स फॉर जजमेंट्स। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो आपका काम है इवैल्यूएट करना है एज ऑडिटर आपको कि क्या वो PPFS या अकाउंटिंग पॉलिसीज या जो उनके एस्टिमेट थे, क्या वो उनके मेथड डेप्रिसिएशन के जो भी हैं, क्या वो सिलेक्शन प्रॉपर था। नंबर 2, उन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे मैंने कहा था कि उनका यूज कैसे होना चाहिए? कंसिस्टेंट। ठीक। देन आ गया था, ये इसके स्कोप के अंदर नहीं आएगा, कोड की थी CEI कि ऑडिटर की कॉम्पिटेंस से आउटसाइड, उसकी डोमेन से बाहर कुछ काम होते हैं। जैसे एसेट का फिजिकल कंडीशन वो चेक नहीं कर सकता, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए। ए से हमने बताया था क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है तो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है इनटू एलिज्ड जो भी है रॉन्ग डूइंग। क्योंकि ऑडिटर के पास कोई पावर नहीं है किस चीज की? ना सर्च की, ना ही
टेकिंग स्टेटमेंट ऑन ओथ। इसलिए हमने कहा ऑडिट बिल्कुल अलग है किससे, इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि दोनों में मैंने आपको डिफरेंस क्या करवाया। ऑब्जेक्टिव ऑडिट का ये होता है रीजनेबल एश्योरेंस देना, एफएस फ्री फ्रॉम एमएमएस है, जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है किस चीज का, स्पेसिफिक अकाउंट्स का विद रिस्पेक्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड। इसलिए ऑडिट क्या होता है, ब्रॉड एंड जनरल होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या है, नैरो है, स्पेसिफिक है। ऑडिट में सर्च की पावर नहीं है, वहां सर्च की पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरेंट, कंसेप्ट नंबर 7, इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की, जिसको हम कहते हैं जन्मजात से, कि भैया इसलिए ऑडिटर रीजनेबल देता है, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं 7(200) यही कहता है ऑडिटर जो है कैन नॉट रिड्यूस द रिस्क टू जीरो नोर ही इज एक्सपेक्टेड टू। लिमिटेशंस पढ़ी, कोड की बनाई हमने आरपीटी इफ। आर से हमने कहा था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि हमने कहा कि यार फिर से कि एफएस बनाई, पीपीएफएस किया, किसने किया, मैनेजमेंट ने। नो डाउट मैनेजमेंट अपने क्या बनाती है, इंटरनल कंट्रोल बनाती है, बट समटाइम्स ये इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट नहीं कर रहे होते प्रॉपरली टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था इसके अंदर कि भैया कि बड़ा अच्छा इंटरनल कंट्रोल बनाया गया कि पहले सामान आएगा गुड्स रिसीविंग सेक्शन के बाद, फिर बाद में क्या होगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, पेमेंट। लेकिन वहां हमने वो पॉइंट अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि दोनों डिपार्टमेंट ने आपस में क्या कर लिया, कोल्यूजन कर लिया। तो इसलिए नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये लिमिटेशन लग गई। नंबर 2 हमने कहा था पी से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नो डाउट ऑडिटर प्रोसीजर लगाता है क्या ढूंढने के लिए, साई, कि उसे क्या मिले, सबूत मिले। लेकिन सबूत मिलने पे 2 लिमिटेशन आती है, एक प्रैक्टिकल और एक लीगल। प्रैक्टिकल क्या था कि भाई साहब ऑडिटर एक एक ट्रांजैक्शन तो चेक नहीं कर सकता, जिसे हम कहते हैं टीओटी, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। वो क्या करता है, वो सैंपलिंग पे चलता है, वो कुछ ट्रांजैक्शन को, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, बोले मैं टीओडी नहीं कर सकता, टेस्ट ऑफ डिटेल। वो क्या कर सकता है, टीओटी, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ करेगा, सारी नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्रॉड जब किया जाता है एंटिटी की तरफ से, फ्रॉड, ये लाइन एग्जैक्ट ऐसे याद होनी चाहिए, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स, कि उनको पकड़ना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि मैनेजमेंट अगर डिसऑनेस्ट है वो आपके सामने प्रोड्यूस करेगी फेक एंड फैब्रिकेटेड क्या, डॉक्यूमेंट। और हमने पहले ही पढ़ लिया ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है किस चीज में, ऑथेंटिकेशन में। और जैसे और एग्जांपल हमने दिया था कि आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसमें अगर मैनिपुलेशन हुई है, ऑडिटर नहीं जज कर पाए रिलेटेड पार्टी है भी या नहीं है। लीगल लिमिटेशन में हमने कहा आपका राइट है इंफॉर्मेशन मांगना, लेकिन मैनेजमेंट में भी क्या हो, नॉन कोऑपरेटिव हो, आप उसे फोर्स कर नहीं सकते। टी से था टाइम लाइन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहां हमने कहा था कि एक जो इंफॉर्मेशन होती है वो लूज करती है अपना रेलिवेंस विद व्हाट, इंक्रीज इन टाइम। कि अगर आप ऑडिटर हैं 5 साल के लिए, 2 साल आपने ऑडिट पहले कर चुके हो, तो तीसरे साल आपने कौन सी इन्फो पे रिलाई कर लिया, सेकेंड ईयर की। सो दैट इज द, विद द लैप्स ऑफ द टाइम द इंफॉर्मेशन लूजेज इट्स क्रेडिबिलिटी। यहां एक लाइन आपको पक्का याद होनी चाहिए कि एज अ ऑडिटर, और ऑडिटर ऐसा क्यों करता है, कॉस्ट कम करना चाहता है अपने को, तो इसलिए लाइन, ये डायलॉग इंपॉर्टेंट था। देयरफॉर ऑडिटर हैज टू स्ट्राइक व्हाट, अ बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कॉस्ट to be incurred on obtaining it. If से था, आई से वही अपना इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट आ गया, भाई वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है। एफ से आ गया फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर इवेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, वॉर, साइक्लिकल कंडीशन, इकोनॉमिक्स, ये वो कुछ भी चीजें, दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ऑडिटर। और ऑडिटर ऑडिट कर रहा है एचएफआई का, वो पीएफआई थोड़े देख के चल रहा, कि वो सिर्फ देखता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर लगाता है कि बिजनेस कितने साल चले, 1 साल, उसके आगे चलेगा या नहीं चलेगा वो नहीं कर सकता। सो इट इज अ लिमिटेशन रिगार्डिंग ड्यू टू फ्यूचर इवेंट्स, सो कोई गारंटी नहीं है। कंसेप्ट नंबर 8 हमने लल्लू सा पढ़ा था, एंगेजमेंट, कि ऑडिट, एंगेजमेंट का मतलब क्या है, एक अरेंजमेंट हुई है कुछ काम करने के लिए, टू डू समथिंग, राइट। एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया किसके बीच में, ऑडिटर एंड क्लाइंट के बीच में हो गया, जहां ऑडिटर कुछ सर्विसेज देगा। ऑडिट के लिहाज से कहें तो ऑडिटिंग सर्विसेज, वरना हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, रिव्यू हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है, अदर एश्योरेंस हो सकता है। और ये एंगेजमेंट या किस तरह से होती है, इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ एंगेजमेंट लेटर, साइन होता है, जो मैंने कहा था आपको चैप्टर 11 में 7(210) में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कि ऑडिट के बेनिफिट्स क्या हैं, जहां कोड की दी थी
सिम 2। सी से कहा था वो कॉन्फिडेंस इनहांस करेगा किसका, एंड यूजर्स का। आई से कि ऑडिट जो है प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आई से क्या है, ऑडिटर क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वो ऑडिट करने के लिए क्या फॉलो करता है, सा, जो कि मैंडेटरी है, और वो सा कैसे है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। देन आई से ही अगला पॉइंट यही था कि देखिए एंटिटी में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप होता है फ्रॉम मैनेजमेंट, तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट क्या करने हैं, प्रोटेक्ट, तो इसलिए जो रिपोर्ट बनती भी है किसके लिए बनती है, शेयर होल्डर के लिए। एम से हमने कहा मॉरल चेक रहता है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज पे, व्हाई, बिकॉज 2 से हमने पॉइंट ये पढ़ा था, आप बड़े मतलब आप कॉम्पिटेंट हो तो आप डिटेक्ट कर सकते हो क्या, फ्रॉड एंड ऑर्डर। और डी से ही एक पॉइंट और, ऑब्वियसली डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि ऑडिटर एक एक ट्रांजैक्शन नहीं चेक करता, तो वो सबसे पहले क्या किसको चेक करना पसंद करता है, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल, जिसे बार बार हम कहते हैं टीओसी, और वो डेफिशिएंसीज बताएगा उसमें से। ओ से था हमने कहा आउटसाइड बॉडीज को हेल्प मिलेगी, ये वही कंसेप्ट नंबर 1 में जो पढ़ा, बैंक, एफआई, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, इंश्योरेंस कंपनी, ब्ला ब्ला ब्ला। 10th कंसेप्ट था क्या ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, हमने कहा हाँ, डिपेंड करता है आप कौन से स्टैट्यूट में रजिस्टर्ड है। कंपनी को करवाना पड़ेगा, एलएलपी को करवाना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल एलएलपी को नहीं करवाना पड़ता। टैक्स ऑडिट अगर हो रहा है तो इनकम टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट किसी को सब्सिडी ग्रांट दे रही है तो वो कह सकती है। ऐसे ही कोई भी आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो तो सरकार करवा सकती है। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, कंसेप्ट नंबर 11 आता है, नेचुरल है, जिसने आप जहां जहां मतलब अगेन लॉ का ही देखो, कंपनी में, कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हो कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, मेंबर्स करते हैं एटीजीएम में। एलएलपी में स्वाभाविक है कौन करेंगे, पार्टनर्स करेंगे, फर्म में भी वही करेंगे, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट करेगी, क्लियर है, लाइक दैट। तो लल्लू था ये पॉइंट। अल्टीमेटली छोटा सा कंसेप्ट 12 गया था, रिपोर्ट किसको बना के दोगे, सिंपल आंसर, जिसने आपको अपॉइंट किया। मेनली उसमें कतई ना भूलो, कंपनी के केस में 143 का 2 कहता रिपोर्ट आप बना के देते हो किसको, मेंबर्स को। इट इज एड्रेस टू मेंबर्स, नेवर मेक दिस मिस्टेक, राइट। देन मैंने स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको सारी जीके वाला एक पेज लगा के दिया था, राइट। तो हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, कंसेप्ट नंबर 13 पे आते हैं। इस पे आते हैं हम एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो पहली बात मैंने कहा था एंगेजमेंट 2 तरह की होती है, एक ऑडिट और एक नॉन ऑडिट। तो 4 काम बताए थे, क्योंकि याद करो नॉन ऑडिट में बताया था एक रिव्यू होता है, एक अदर एश्योरेंस होता है, एक रिलेटेड सर्विसेज। तो इन चारों में एश्योरेंस होती है, और चारों में 4 अलग तरह के क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं। क्योंकि ऑडिट में क्या था, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग था, रिव्यू में क्या था, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट था, और आपका अदर एश्योरेंस में क्या था, एसएई, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज पे क्या था, एसआरएस, और इन सब के ऊपर क्या लगता है, क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी 1। तो हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग दिया था, एक एंगेजमेंट हुई है, या मैंने कहा था ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वर्ड ऑडिटर यूज करते हैं, वरना जैसे रिलेटेड सर्विसेज है तो प्रैक्टिशनर। इसलिए एश्योरेंस एंगेजमेंट के मीनिंग में हमने क्या कहा था, एक एंगेजमेंट हुई जहां पे प्रैक्टिशनर अपनी क्या दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है। किस लिए दे रहा है, टू इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। लेकिन ध्यान रहे तीसरी पार्टी क्या थी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, नॉट फॉर रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और वो जो एश्योरेंस दे रहा है किससे रिलेटेड दे रहा है, सब्जेक्ट मैटर। जैसे ऑडिट है तो एफएस क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर, उसने उसको इवैल्यूएट किया, मेजर किया अगेंस्ट अ सुटेबल क्राइटेरिया, अगेंस्ट अ वही जो एप्लीकेबल लॉ है या स्टैंडर्ड्स जो भी आपके ऊपर लग रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इस प्रैक्टिशनर की ओपिनियन से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इंटेंडेड यूजर ने उस रिपोर्ट के हिसाब से अपने क्या लेते हैं, लेने होते हैं डिसीजंस। लेकिन क्या उनके डिसीजन सही होंगे या नहीं ये जरूरी नहीं है, बिकॉज सिर्फ एक चांस गलती करने का रिपोर्ट बनवाने के बाद क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। लेकिन क्योंकि ऑडिटर क्या नहीं दे पाता, गारंटी। देन इसी के एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था, कोड की बनाई थी पास नाम वाली। पी से हमने कहा था 3 पार्टी हो गई, एक हो गया प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर ब्रॉडर टर्म थी, देन 2 ऑडिटर। देन आ गया रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब्जेक्ट मैटर, एफएस बनाने के लिए। देन क्या था, इंटेंडेड यूजर, जिसके लिए रिपोर्ट बन रही है। ए से हमने कहा था एप्रोप्रिएट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर, कंपनी है तो कंपनी एक्ट का कंप्लायंस होगा ना। देन ए पास, ए वाला पॉइंट एक आखिरी था वैसे, वो था रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट, राइट। और हमने कहा था रिपोर्ट जो होगी उसका एक फॉर्म एंड कंटेंट होगा, जो चैप्टर नंबर 8 में मैंने कहा था फॉर्म एंड मैनर होगा, जो अल्टीमेट आपकी क्या है, कंक्लूजन है, आउटकम है ऑफ एंगेजमेंट। एस से 2 बनाए थे, एक सुटेबल क्या होगा, क्राइटेरिया, ठीक है, एक बेंचमार्क होगा, वो स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। और एस से ही क्या था, साई,
अरे क्योंकि ओपिनियन तभी दे पाओगे ना बेटा रिपोर्ट कि आप ये जो भी काम करते हो, प्रोसीजर्स लगाते हो, किसके लिए करते हो, साई ऑब्टेन करने के लिए, कि वो सफिशिएंट सबूत हो एंड क्या हो, एप्रोप्रिएट हो। क्योंकि जितने ये ज्यादा होंगे उतना ही ऑडिटर को क्या मिलता है, कंफर्ट मिलता है, राइट। देयर आफ्टर हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करी, तो हमने कहा जनाब एश्योरेंस कितने काम में है, 3 है। पहला आप डिफरेंस के रूप में क्वेश्चन पकड़ लीजिए, रीजनेबल वर्सेस व्हाट, लिमिटेड। तो रीजनेबल था ऑडिट के केस में, लिमिटेड था रिव्यू के केस में। ऑडिट में आपने क्या देते हैं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, वहां लो लेवल। देन क्या था कि यहां पे आप एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाते हो, वहां क्या लगाते हो, फ्यू, और ऑब्वियसली किस लिए लगाते हो, साई के लिए। और फिर आप अपनी कंक्लूजन पे आते हो, इधर आ गई रीजनेबल, उधर क्या आ गई लिमिटेड। लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, HFI था। लेकिन एक तीसरी जो एश्योरेंस आई वो थी आपकी अदर एश्योरेंस, ठीक है। तो जहां पे हमने यहां साई दैट इज स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400 पढ़ा था, यहां HFI नहीं था, एग्जामिनेशन ऑफ PFI था। तो हमने इसका PFI का मीनिंग दिया था कि ये एक FI है बेस्ड ऑन व्हाट, assumptions। किससे रिलेटेड, बहुत अच्छा बच्चे ने कहा, इवेंट्स विच आर लाइकली टू अकर इन फ्यूचर एंड पॉसिबल, उसके ऊपर क्या ले रही है एंटिटी, अपने एक्शंस ले रही है। इट कैन बी इन द नेचर ऑफ, हमने कहा था फोरकास्ट या प्रोजेक्शन कह लो, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देन हमने कहा था जो प्रैक्टिशनर है वो क्या ऑब्टेन करता है, इससे रिलेटेड साइट टू द इफेक्ट कोड की बनाई थी आपदा। ए से आप देखते हो कि मैनेजमेंट की असम्पशंस रीजनेबल है या नहीं। पी से देखते हो क्या उनके हिसाब से PFI प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हुई या नहीं। देन PD से हमने कहा था प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड हो और साथ में उसका क्या दिया हो, डिस्क्लोजर दिया गया हो, राइट। फिर मैंने कहा था भाई साहब कि प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट कुछ इस तरह से लिख के देता है, नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स अटेंशन टू सजेस्ट दैट दीज assumptions do not provide what a reasonable basis for the projection, right। तो इसलिए इसको रिवर्स करके मैंने यूं पढ़ाया था कि द ऑडिटर इज देयरफॉर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस व्हाट ओपिनियन, ठीक है। तो इसलिए वो प्रैक्टिशनर के हिसाब से कि मेरे पास कुछ ऐसा अनरीजनेबल मेरे को नहीं पता चला, इसलिए एंड में हमने कह दिया था भाई साहब यहां क्या होगा, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होगा। 14th कंसेप्ट हमने क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, जहां कोड की बनाई थी TCWG और उसके बाद पानी फ्रिज, ठीक है। तो T से टैक्ट, C से क्वेश्चन, C से क्लियर हेडेडनेस, W से नहीं था, G से गुड टेम्पर, P से पेशेंस, फ्रिज, F से फर्मनेस, R से रिलायबिलिटी, I से 2 करवाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट था इंटेग्रिटी, जो मैंने कहा था ऑनेस्टी के ऊपर है, शट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, राइट। आई से इंडस्ट्री की नॉलेज, देन आपका J से जजमेंट एंड D से डिस्क्रिशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कहा था आपका रिश्ता फिड्यूशियरी है और आपको नॉलेज ऑल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होना मैंडेटरी है। उसी पे डायलॉग दिया था लैटिन भाषा वाला, सीने क्वा नॉन, राइट। तो इसके बाद आखिरी कंसेप्ट जो हमारे ये था आपके टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। तो हमने देखे एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितने आ गए, 4, और एक क्या आ गया, क्वालिटी। तो ऑब्वियसली एंगेजमेंट में 4 है, तो ऑडिट पे क्या आ गया, 7 आ गया। वो सारे एग्जाम्पल ही थे, 7, 200 ये वो, उसमें ज्यादा नहीं मैं जाऊंगा। फिर मैंने कहा था जनाब जो सा है वो सिर्फ ऑडिट के लिए होते हैं, और ऑडिट किसका होता है, HFI होता है, और ये कंप्लायंस इनका करना मैंडेटरी है। दे आर व्हाट, हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर। देन आ गया आपका रिव्यू के ऊपर, तो हमने कहा था जनाब ये है आपके SRE, अगेन किसके ऊपर है, HFI के ऊपर है। यहां हमने 2 का जिक्र किया था, 2400 एंगेजमेंट ऑफ रिव्यू, 2410 था आपका इंटरिम। देन आ गया अदर एश्योरेंस पे, जिसके ऊपर अभी हम 3400 पढ़ के भी आए थे। उसके अलावा भी मैंने बताया था एक 3420 है, 3420 वो प्रोस्पेक्टस के ऊपर परफॉर्मा वाला याद आ गया, और एक अलग से 3402 बताया था, लेकिन चलो स्टडी मैट में नहीं, इग्नोर मार सकते हो। रिलेटेड सर्विसेज पे हमने AUP की बात की थी, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जो भी क्लाइंट के साथ डन हुआ है, या कंपाइलेशन वाला काम था, वो बैंक ने लोन लेना है, स्टॉक स्टेटमेंट, या कहा भाई साहब आप हमारे अकाउंट्स बना दो, FS बना दो, रिसीवेबल ये वो इनसे से रिलेटेड बना दो। तो यहां पे SRS 4400 इसी के ऊपर था AUP पे, और SRS
4410 ये किस पे था? कंपाइलेशन पे था। ये नंबर याद करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली सारे ये काम इन सभी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के ऊपर क्या लगेगा? आपका SQC लगेगा। और SQC का मतलब है जो ऑडिटर फर्म है उसने अपने क्या बनाए? कुछ स्टैंडर्ड्स, अपना क्या बनाया? कंट्रोल सिस्टम। और इसी पे हमने कहा था आपकी ड्यूटी है इन रिलेशन टू व्हाट? यही चारों एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड SQC। क्या ड्यूटी है ऑडिटर की? है कि आपने देखना है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए हैं जो आपको काम मिला है। लेकिन इफ दीज आर अनएबल टू अप्लाई इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, हियर यू हैव टू अप्लाई आप, स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन नंबर 2 आपने क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन करना है उसके रीजन का, क्यों वो डिपार्चर हुआ। नंबर 3 हमने कहा था आप अपनी रिपोर्ट में ड्रॉ करेंगे अटेंशन टू दोज डिपार्चर्स मेयर डिस्क्लोजर वोंट अब्सॉर्व ऑडिटर फ्रॉम हिज लायबिलिटी। प्रॉपर ऐसे लाइन याद करनी जरूरी है। देन हमने कहा था वाई स्टैंडर्ड्स, या स्टैंडर्ड के बेनिफिट क्या है? तो कोड की दी थी पंजाब यूनिवर्सिटी गई क्यों? तो पी से हमने कहा था कि भाई साहब प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का PJ बनेगा, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। जी से हमने कहा था कि ये बेंचमार्क है और किसके मुताबिक है? एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। पंजाब गए मेरा पहले आ जाता है, यू रह जाता होता हमेशा। यू से क्या प्रोवाइड करता है? यूनिफॉर्मिटी। 2 क्वालिटी के ऊपर थे, एक तो ऑडिट क्वालिटी आ गया, एक इंश्योर करेगा या इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिससे अल्टीमेटली हेल्प किसको मिले? इंटेंडेड यूजर्स को। सो विद दिस कम्स टू एंड आई होप सो आपको यूटिलिटी मिली होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।